वो आपका क्लास 10 का मैथ आने वाला है, और क्लास 9th के लिए जो मैथ आता है वो क्लास 8th का आता है। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, श्रेष्ठा की जो योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, इसमें जो है ना 1 लाख से लेकर और आपकी 1,30,000 तक की सालाना छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को, लेकिन ये केवल SC के विद्यार्थियों के लिए होती है, और यशस्वी योजना जनरल और OBC वालों के लिए होती है। यशस्वी के भी फॉर्म नहीं आए हुए हैं, श्रेष्ठा का मैंने जो है फॉर्म पूरा एक वीडियो बना डाल रखा है, आप वहाँ से जाके फॉर्म भर दीजिए, और 3 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्लास 11 का। पहला पार्ट है बेटा वास्तविक संख्या, चैप्टर 1। वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। इससे पहले जो 9th क्लास के लिए मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने नंबर ऑफ है ना जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो मैंने डिटेल में बता रखे हैं। आप लोग जाके भी पुराना वीडियो, वो 9th वाला वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हाँ भाई, पे जैसे है ना वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अगर है ना परमेय संख्या और अपरमेय दोनों को मिला के कोई ग्रुप बना दें तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वास्तविक संख्याओं का ग्रुप। वास्तविक संख्याएं क्या है, परमेय संख्या, और परमेय संख्या में वो सारी संख्याएं हो जाती हैं प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ये सब मिलके परमेय संख्या तक पहुंचते हैं, और अपरमेय संख्या। इन दोनों को मिला के अगर कोई समूह बना दें या ग्रुप बना दें तो ऐसे समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। और तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें परमेय संख्या की तरफ दोबारा चलते हैं। इसमें तो इसमें जो परमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना, परमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा भाग करना ठीक वैसे ही है जैसे भिन्नों का करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो परमेय संख्याओं में जोड़ घटाए गुणा भाग तो आप कर ही लोगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, दो परमेय संख्याओं के ठीक बीच की संख्या निकालना। जो टॉपिक नए हैं मैं उनको समझा दे रहा हूँ आपको कि ठीक बीच की संख्या निकालना, परमेय संख्या निकालना। अब देखिए इधर जो भी दो परमेय संख्या दे रखे हैं इसका सूत्र होता है बेटा a+b/2। अगर आपसे पूछा जाए 3 और 4 के ठीक बीच की संख्या बताइए, है ना, जस्ट मिडिल, 3 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, 3 पॉइंट, है ना, यही आ जाएगी केवल। ठीक है, आगे देखिएगा अगर बट्टे में दे रखा जैसे 1/2 व 1/3 के ठीक बीच की संख्या पूछी है तो क्या करना है, 1/2 a+b, और a+b है आपका 1/2 और 1/3। तो इनको जोड़ते कैसे हैं, लासा लेके, 3 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5/12। इस तरीके से आप है ना ठीक बीच की परमेय संख्या निकाल लोगे, कोई परेशानी आता। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी श्रेष्ठ परीक्षा के हिसाब से वो शुरू करते हैं। ठीक बीच की परमेय संख्या इस तरीके से निकालते हैं। आगे हैं परमेय संख्याओं का दशमलव रूप। दूसरा टॉपिक परमेय संख्याओं का, एक चीज़ समझ लो, दशमलव रूप बाद में शुरू करेंगे। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान जैसे क्या होता है बेटा, जैसे हमने कहा कि -7/8 का निरपेक्ष मान कोई इन दोनों खानों से, ये दो खड़ी लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका क्या काम है, इसका काम है माइनस का चिन्ह हटाना। अगर इससे बाहर जब भी संख्या निकलेगी तो प्लस के 7/8 करके निकलेगी। ठीक है, अगर ये प्लस का 1/2 है तो ये इसका 1/2 रहने वाला निरपेक्ष। माइनस का अगर कोई संख्या है तो जब भी निरपेक्ष मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के चिन्ह को हटा देगा। तो ये भी दूसरी बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा समझिए भाई, समतुल्य परमेय संख्या। जैसे वहाँ भिन्न होती है ऐसे ये होती है समतुल्य परमेय संख्या। इसमें क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए 1/2 के समतुल्य निकालिए,
समतुल्य परमेय संख्या 1/2 के समतुल्य है कि क्या करना है। देखिए समतुल्य जब भी आपको निकालना हो तो ऊपर नीचे एक ही संख्या की गुणा करनी रहेगी। अगर देखो 1/2 में अगर हमने 2 की गुणा ऊपर करी तो 2 की गुणा नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4। यहाँ 3 की करी तो 3/6, 4/8, 5/10 है ना, 6/12। ये सब इसकी समतुल्य है। किसकी? 1/2 की। ये 1/2 की समतुल्य भिन्न है। ठीक है, वो समतुल्य परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हाँ भाई चलिए अब दशमलव रूप देख लेते हैं। हाँ भाई, परमेय संख्या का दशमलव रूप अगला टॉपिक है, परमेय संख्याओं का दशमलव रूप। हमें ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, शांत और अशांत। शांत और अशांत ये 2 प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, दशमलव को बोलते हैं, इसको बोलते हैं शांत को टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, जैसे मैंने कहा 1/2 इसका 0.5 आ गया, इधर 1/3 ये आ जाएगा 0.3333, कटेगा नहीं बेटा इस तरीके से। तो ये होती हैं अशांत। कौन सी? जो पूरी पूरी ना कटें, जो पूरी पूरी कट जाए वो शांत। ये बात समझ में आ गई दोनों? ठीक है। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, पुनरावृत और अपुनरावृत। पुनरावृत और अपुनरावृत। ये पुनरावृत और अपुनरावृत। पुनरावृत अपुनरावृत क्या है? अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये पुनरावृत हो जाएगा। ये है जैसे मैंने कहा 1/3, ये पुनरावृत हो जाएगा। 1.6 का भाग दो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 6 कम 6 बचा कितना? 40, और 6 छंग 36 और बचा 40। आगे ये फिर से ऐसे चला जाएगा, ये कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? पुनरावृत। एक अंक की रिपीटेशन हो रहा। अब देखिए इधर ऐसी संख्याएं जो ना तो कट रही हैं और ना ही रिपीट हो रही हैं। 6/7 इसका एग्जाम्पल है, 6/7। अगर देखिए जब इसको आप काटोगे तो ये ऐसे करके 8 7 1 1 करके बढ़ता जाएगा और ये कटेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी ना कटें और सॉरी किसी भी अंक की रिपीटेशन ना हो और पूरी पूरी ना कटें, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अशांत व अपुनरावृत। अशांत व अपुनरावृत। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग। पुनरावृत रिपीटिंग और अपुनरावृत नॉन रिपीटिंग। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी का समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना? तो समझ में आ गई। शांत क्या है? जो पूरी पूरी कटियाँ हैं। अब देखिए इधर जैसे हमने कहा 3/5 ये कट जाएगा 0.61, है ना? और भी और संख्याएँ 1.4, ये सारी संख्याएँ कैसी हैं? शांत हैं, जो पूरी पूरी कट रही हैं।
ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, ये सारी कैसी हैं? अशांत। अब अशांत में भी दो प्रकार होते हैं, पुनरावृत और अपुनरावृत। अगर कोई एक अक्षर रिपीट हो रहा है या दो अक्षर रिपीट हो रहे हैं, वो अंक सॉरी, तो पुनरावृत हो जाएगा। अगर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है और कट भी नहीं रहा है तो वो अपुनरावृत। ठीक है, समझ में आ गई। अब अपर में संख्याएँ कौन सी होती हैं ये देख लीजिए। इसमें अपर में संख्याएँ का इसमें है, जो संख्याएँ एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीटिंग। इसको मैं अंग्रेजी इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आगे तुमको अंग्रेजी में पढ़ना है, यानी अशांत भी हो और अपुनरावृत भी हो। अगर ऐसी संख्याएं हैं तो वो सारी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एक और बार समझ लीजिए। अपरमेय संख्या में अगर है ना, लिख लीजिए अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल भी अपरमेय संख्या होते हैं, अपरमेय संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, जैसे √2 दो अपरमेय संख्या है, √3, √5, √7, √11, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और इसलिए इनके वर्गमूल हमेशा अपरमेय संख्या होते हैं। ठीक है, हाँ मैं देखिए इधर, और अब देखिए जब सवाल में आ जाता है, प्रश्न में आ जाता है सॉरी, कि देख के बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, बिना भाग दिए, है ना। तो आपको उसकी एक पहचान बताई दे रहे हैं, है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लिखा 5 की घात 32, 5 की घात 32। अब है ना, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसका जो है ये जो है इसका प्रसार शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए। यहाँ तो हमने अभी क्या किया था, भाग दे के चेक किया था। अब इसको हम बिना भाग के कैसे पहचानें कि ये शांत है या अशांत। तो करेंगे क्या, देखो इधर इसके जो हर के क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 है तो प्रसार होगा शांत। कैसा होगा? शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आ गई, के अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई, तीसरी अंक आ गया, तो उसका प्रसार अशांत व अपुनरावृत हो जाएगा, अशांत व अपुनरावृत हो जाएगा। हाँ मैं देखिएगा बच्चों, अब करना क्या है, आपके इसको है ना, हर के जो भी सवाल दे रखा है उसके हर के गुणनखंड करने हैं आपको। और फिर गुणनखंड में देखना है कि गुणनखंड में अगर 2 और 5 की घात के रूप में आ रहा है तो वो तो हो जाएगा शांत। अब देखिए इसमें क्या है, 24 है, 24 में क्या आ गया, 3 भी आ गया। तो 3 आने से ये कैसा हो गया, अशांत व पुनरावृत हो गया। कैसा हो गया, अशांत व पुनरावृत। अब देखिए इधर ये 320 के करीब हमने 32 पंजे में जो है 64 पंजे 320 हो जाएगा। तो है ना, आगे देखिए ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। अगर हर में केवल 2 और 5 है
तो शांत है, और 2 और 5 के अलावा अगर और कोई संख्या आ रही है तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इनके प्रसार में कुल कितने अंक होंगे, अगर ये पूछा जाए कि 5/32 के प्रसार में के दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, तो इसमें करना क्या है, इसमें जो भी आपकी है ना घात 2 और 5 में से, 2 और 5 में से जो भी घात बड़ी है, अब देखिए इधर इसमें 5 की घात कितनी है, 0 है, और इसमें 2 की घात कितनी है, 5, यानी 2 की घात 5 सबसे बड़ी है। तो इसका जो कितने अंक का आएगा दशमलव प्रसार, 5 अंकों का। कितने अंकों का आएगा, 5 अंकों का। 2 या 5 में से जो भी घात अधिकतम होगी उतने अंकों का ही दशमलव प्रसार होगा, समझ लीजिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 और 5 में से जो अंक की जो सबसे बड़ी घात होगी उतना ही दशमलव प्रसार में अंक होंगे, उतने ही दशमलव प्रसार में अंक होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपके दशमलव प्रसार। अब अगर दशमलव प्रसार दे रखा है तो उसको कैसे भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है, उसको देख लीजिए। अगर देखिए इधर जैसे ये लिखा हुआ है 0.027 है ना, 0.027 है ना, दशमलव प्रसार को परमीकरण, दशमलव प्रसार का परमेय रूप है ना। अब देखिए इधर जितनी संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है उतने ही 9 लिख लेने हैं आपको नीचे हर में। यहाँ 2 अंक पर बार था इसलिए 2 बार 9। अब 9 या 27 और ये 11 से काट दिए, 3/11 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखिए इधर 0.47, ये भी ऐसे ही हो जाना 47/99 है। अगर यही जो होता है, देखिए इधर समझ लिए, अगर ये इस तरीके से होता केवल 7 पर होता, कितने पर, 7 पर, तब क्या करते, तो 47 में से 4 घटा देते। समझ लीजिए पूरी संख्या में से वो संख्या घटा दे, वह अंक घटा देना जिस पर बार नहीं है। अब कितने अंक पर बार है उतना नीचे लिखिए, ठीक है, और कितने अंक पर बार नहीं है उतने 0 लगाइए, उतने 0 लगाइए। यहाँ पर क्या है, एक संख्या पर बार है तो 1 9, एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0। अगर यहाँ 2 संख्या में बार नहीं होता तो 2 0, 2 संख्या में बार होता है तो 2 8 9। समझ में आ रही है बात। यहाँ हो जाएगा 43/90। ठीक है, आगे देखिएगा इधर इस तरीके से हो तो वही तरीका 235 में से 2 घटा देंगे, समझ लीजिए, है ना। 235 में से 2 घटा देंगे। अब कितनी संख्या पर बार है, 2 पर, तो 2 बार 9। कितनी संख्या बार नहीं है, 1 पर, तो 1 0 1 0। 235 में से 2 गए तो 233/990। ये आपके 1 2 3 4 और 5। 5वां सवाल देखिए भाई, ये लिखा हुआ है 1.50। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो करना क्या है आपको, एक तो इधर ही रखना है और दूसरे को करना है 50 पे बार था, नीचे 99 बार हटाने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए सरल गणित के द्वारा। 1 × 99 प्लस, अगर यही उत्तर है तो यहीं छोड़ देना है, अगर ये नहीं है तो जोड़ के लिख देना है। ये 5 और टाइप मैंने इसमें करा दिया आपके। तो अब आपका जो हो गया, अब देखिए कुछ थ्योरम्स हैं जो आपके चैप्टर के अंदर दे रखी हैं, उनको समझ लीजिए, है ना, प्रीमेय जिन्हें बोलते हैं। इसकी पहली प्रमेय है जिसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ प्रत्येक भाज्य संख्याओं को लिख लीजिए, ये स्थिर स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको समझ लीजिए बेटा, जैसे लिखा हुआ है आपका पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। 2 गुणा 2, 2 क्या है? आवाज़। और 2 क्या है? ये भी 2 क्या है? आवाज़। 6। 2 गुणा 3, 2 भी आवाज़, 3 भी आवाज़। इसके बाद अगली है 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद 10, 2 गुणा 5, ये सारी आवाज़ें। अगर कितनी बड़ी संख्या ले लो, अगर वो भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह ये थ्योरम बोलती है। आगे देखिएगा, दूसरी है, अगर P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स हैं, दोनों सीधी आ सकती हैं पेपर में। अब इसको समझ लीजिए, P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब जैसे अगर मैंने कहा आपके 3 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर ये जो है 36 को डिवाइड कर रही है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगी, यानी उसके वर्गमूल को भी काटेगी पूरा, है ना? समझ में आ गया? अगर जैसे मैंने कहा 5 जो है आपका कितना, 5 से तो नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर 3 36 को डिवाइड कर रही है तो 3 6 को ही डिवाइड करेगी, ये समझ लीजिए। आगे देखेंगे, जहाँ एक a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये भी समझ पूरा लिख लिए, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, अगर है ना 5 वाला भी देख लीजिए, 5 अगर 25 को काटता है तो 5 आपका 5 को भी काटेगा। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए लास्ट इस चैप्टर की, बस इतना ही सब आएगा आपके एग्ज़ाम में। हाँ भाई देखिए इधर, जब दो परमेय संख्याओं का योग है ना, अगर 2 परमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमें परमेय संख्या मिलेगी उत्तर में। अगर 2 परमेय संख्याओं को घटा रहे हैं तो उत्तर परमेय संख्या आएगा। ठीक है, 2 परमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तब भी उत्तर परमेय संख्या आएगा। 2 परमेय संख्याओं का भाग कर रहे हैं तब भी उत्तर हमारा परमेय संख्या आएगा। यानी अगर हम 2 परमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा, भाग कर रहे हैं, उत्तर हमें कैसा मिलेगा? परमेय संख्या मिलेगा, पहला। दूसरा क्या है, अगर परमेय संख्या में
अगर एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें, दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या आ जाए तो ये कंडीशन चेंज हो जाती है अपरिमेय संख्या में। हमें उत्तर कैसा मिलेगा? दोनों में से अगर एक अपरिमेय संख्या है तो उत्तर मिलेगा अपरिमेय संख्या। अगर दोनों में से एक अपरिमेय संख्या है तो हमेशा उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं में भाग कर रहे हैं तो उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आ गई? अगर दोनों परिमेय संख्या हैं तो चारों कंडीशन में परिमेय संख्या, दोनों में से एक अपरिमेय संख्या है तो चारों जो है संक्रियाओं पर अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब आ जाइए दोनों अपरिमेय संख्याओं की बात। हाँ भाई, अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो उत्तर मिलेगा हमें परिमेय भी मिल जाएगा और अपरिमेय भी मिल जाएगा। ये परिमेय अपरिमेय दोनों देता है। इसको समझ लीजिए। इसको देखिए, जैसे हमने 2.2√3 में 2 माइनस के √3 जोड़ा तो उत्तर मिला हमें 4, और 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और अब देखिए इधर, जैसे मैंने जोड़ा √3 में √3 को, इसने उत्तर दिया 2√3, यहाँ इसने दे दिया अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके की कंडीशन है, यानी कि ये अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्या भी दे सकता है उत्तर और अपरिमेय संख्या भी। कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों ही संभावनाएं संभव है ना। अपरिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं तो तब भी ये परिमेय और अपरिमेय दोनों देगा। ठीक है। ठीक इसी की तरह जैसे मानो √3 में से √3 हमने घटा दिया, उत्तर देते 0, 0 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगर मैंने कहा 2√3 में से √6 घटाइए तो अब जो भी ये उत्तर देगा वो कैसा होगा? अपरिमेय होगा। यही आ जाएगा, कुछ घटेगा ही नहीं इसमें। ठीक, यही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इधर दो अपरिमेय संख्याओं में अगर गुणा करी जाए तब भी ये परिमेय अपरिमेय दोनों पॉसिबिलिटी देगा। अब देखिए इधर वही समस्या, √6 में √6 की गुणा करेंगे तो उत्तर आ गया हमारे 6, कैसा हो गया? परिमेय, है ना। और √2 में √3 की गुणा करेंगे, उत्तर आएगा हमारा √6 जो कि अपरिमेय है। ये बात समझ में आ गई? अब भाग और समझ लीजिए फिर। हाँ भाई, अब देखिए भाग कर रहे हैं तब क्या है? तब भी दोनों रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए √6 में हमने भाग दिया, √6 का उत्तर आ जाएगा 1, दोनों यहाँ परिमेय, और ये कैसी संख्या दे दी? परिमेय। और हमने √2 में भाग दिया √3 का तो क्या आ जाएगा? 2/3, ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से ये रिजल्ट तुम याद रख लेना। अगर दोनों ही अपरिमेय हैं तो इसमें दोनों संभावना रहेंगी, दोनों में से एक अपरिमेय है तो उत्तर अपरिमेय आएगा, दोनों परिमेय हैं तो चारों संक्रिया में उत्तर परिमेय आएगा, दोनों परिमेय है तो उत्तर अपरिमेय आएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा लासा मासा, ये और इसका है। तो इसमें एक यूक्लिड थ्योरम्स है आपके पहले चैप्टर में, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का मतलब ये समझ लीजिए, इसको प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हम लोग है ना लासा मासा निकालने के लिए भाग विधि का, वह है ना छोटी संख्या जिससे कट जाए तो
वही जो है उत्तर मासा कहलाता है लोगों को, है ना। तो ठीक है, मैं अभी हाँ भाई देख लीजिए इसको, क्या है ना, जैसे अपन लोग भाग विधि से मासा निकालते हैं ऐसे निकाल लेंगे इसको। देखिए इधर 6 का भाग दिया 20 में, तो कितनी बार गया, 6 या 18, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 बार, अब 2 का भाग दे देंगे 6 में, है ना। तो ये कट गया 6 बार, तो यहाँ कट गया, तो इन दोनों का मासा कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे तो करते थे, ठीक वही है ये, ठीक वैसे ही है। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। अब ये तो थी, है ना, कैसे लगती है। अब आपको है ना एक चीज़ समझनी है, आपके जो इसमें परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, इसका प्रयोग करके जो सवाल बनेंगे वो सवाल मैं सिखाता हूँ। आपसे पूछा जाएगा जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 व 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1 का लासा व मासा बताइए। ठीक है, हाँ मैं देखिए इसको एचसीएफ जब भी आप निकालेंगे तो क्या करना रहेगा, हमेशा सबसे छोटी घातें लेंगे, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी घात याद रखना है, सारे फैक्टरों की सबसे छोटी घातें सभी गुणनखंडों की। ठीक है, अब देखिए इधर हम ले रहे हैं इसका, अब देखिए सबसे छोटी घात इसमें 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, तो इसका कितना है 2 की घात 3। यहाँ से 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो सबसे यहाँ से 3 की घात 2। यहाँ से 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, तो यहाँ से 5 की घात 2। अब देखिए इधर यहाँ 7 की घात 1 है, तो 7। ठीक है, ये इसका आ गया एचसीएफ। आगे देखेंगे एलसीएम। एलसीएम नहीं, इसमें 7 नहीं आएगा, ठीक है ना। जो दोनों में आए उसकी सबसे छोटी घात लेनी है, ठीक है। अब देखिए इधर एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे बड़ी बड़ी घात लेंगे। इसमें 2 की घात यहाँ 3 है, 2 की घात 4, तो यहाँ 4, यहाँ 3 की घात 3 है, तो यहाँ 3 की घात 3, और यहाँ 5 की घात 3 है, तो यहाँ 5 की घात 3, और यहाँ से 7। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। अब एक रिलेशन और होता है, वो और समझ लिए, है ना। अगर 2 संख्याओं का लासा मासा की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है ना, a इंटू बी। अगर 2 संख्याएं हैं तो इनके लासा मासा की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, बाकी के अब हम सवाल कराएंगे जब आपको इनका यूज़ करना और सिखा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक जो बच्चों ने अब तक चैनल ज्वाइन नहीं किया, चैनल ज्वाइन कर लो, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आप। अच्छा, मैथ जो साइंस और जीके के लिए हमारे आनंद का चैनल है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप उस चैनल को जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको साइंस और जीके की तैयारी हो जाएगी। ये केवल मैथ, इस चैनल पर आपको केवल मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।